मुकसिम रात के 2 बजे घर लौटा था। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने बेड पर लेटी उस दुश्मनी जान पर गई जो आंखें बंद किए सो रही थी। मुकसिम एक नज़र उसे देखता अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंकता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अलीसा की अचानक आंख खुली थी। उससे उठकर खड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उससे नज़र कमरे में दौड़ाई तो उसे सोफे पर मुकसिम का कोट पड़ा हुआ दिखाई दिया, जबकि वॉशरूम की लाइट ऑन थी। वहां से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुकसिम की मौजूदगी को महसूस करते अलीसा बहुत खुश हुई और उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई और मुकसिम के बाहर आने का इंतजार करने लगी। मुकसिम फ्रेश होकर आया तो बगैर अलीसा की तरफ देखते चलता हुआ अपने बेड के करीब आया और साइड टेबल ड्रॉर्स में से सिगरेट की डब्बी और लाइटर उठाया और बेलकोनी में चला गया। इस सारे अमल में उससे एक बार भी अलीसा की तरफ नहीं देखा था। मुकसिम की इस कदर नज़रअंदाज करने पर अलीसा की आंखें आंसू से भर गई थी, मगर वो जानती थी वो उससे नाराज था। इससे खुद से हिम्मत करती उठी, दुपट्टा गले में डालकर और पाँव में स्लीपर पहनकर कदम बेलकोनी की जाने बढ़ाए। अलीसा बेलकोनी में आई तो उसने देखा मुकसिम बेलकोनी में मौजूद पोर्च पर बैठा उंगलियों में सिगरेट दबाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था, जबकि चेहरे पर चट्टानों से सख्ती और संजीदगी साफ साझा थी। जिन आंखों में अलीसा को देखते ही चमक उभरती थी वो आंखें सुर अंगार बनी हुई थी। अलीसा को मुकसिम से खौफ सा महसूस हुआ, मगर वो पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए उसने मुकसिम की जानिब कदम बढ़ाए। मीर। अलीसा मुकसिम के बिल्कुल करीब खड़ी होती मध्यम आवाज से बोली, मगर आगे से कोई जवाब ना आया। मीर। अलीसा ने फिर से पुकारा। जाओ यहाँ से। मुकसिम ने सर लहजे में जवाब दिया। नहीं, आप मेरी बात सुने। अलीसा मुकसिम के और करीब जाते हुए बोली। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मुकसिम की आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा सख्त थी, जबकि अलीसा अब रोने की दर पर थी। बगैर मुकसिम की बात पर ध्यान दिए अलीसा मुकसिम के करीब आई। कुछ पल तो उसे देखती रही, जो बगैर उसकी तरफ देखे दूसरा सिगरेट चला चुका था। अलीसा ने एक नज़र मुकसिम की तरफ देखा और फिर दूसरी नज़र उसके हाथ में दबी सिगरेट को बगैर कुछ भी सोचे समझे अलीसा ने मुकसिम के हाथ से वो सिगरेट पकड़कर सामने रखी एस्ट्रे में मसल दिया और उस मुकसिम की गोद में बैठकर उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू हाइल कर दी। उसी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। मतलब डांट भी खा लेनी थी और रहना भी उसी के पास था। उसे पूरा यकीन था कि जो हरकत उसने की है मुकसिम उस पर ज़रूर गुस्सा करेगा, इससे वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। कम से कम वो कुछ बोलेगा, डांटेगा, मगर खुद से अलग तो नहीं करेगा। ये क्या हरकत थी? अगर मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी डील का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मुकसिम ने अलीसा को घूरने की कोशिश की, मगर ये नाकाम था, क्योंकि वो अपना चेहरा तो उसी की गर्दन में छुपाए हुई थी और उससे खुद से दूर करना मुकसिम के लिए नामुमकिन सा काम था। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अलीसा को खुद से दूर नहीं कर सकता था। मैं आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाती, बस आप मुझसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। अलीसा उसके साथ और चिपकती हुई बोली, जबकि मुकसिम की तरफ देखने की गलती वो भी नहीं कर रही थी। पीछे हटो, क्या एल्फी की तरह चिपके जा रही हो मेरे साथ? मुकसिम उसके बाजुओं से अब उसे थामते हुए बोला, जबकि अलीसा ने और सख्ती से उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हाइल कर दिए थे। सो अभी अलीसा कुछ बोलती, मुकसिम ने फौरन उसे टोका। खबरदार, खबरदार जो अपनी ज़ुबान पर तुम ये सॉरी लफ्ज़ को लेकर आई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलतियों के आगे ये सॉरी लफ्ज़ आना चाहिए? जो कुछ तुम करती फिर रही हो, उस सब के सामने एक सॉरी की क्या अहमियत है? मुकसिम हल्की आवाज में घुराया। मैं जानबूझकर नहीं किया था। अलीसा रोंदी आवाज से बोली। आप जानबूझकर मुझे तड़पा रहे थे ना, मुझसे दूर रहकर, ताकि मुझे तकलीफ हो। मुकसिम की गर्दन में ही मुंह छुपाए नम आवाज से बोली, जबकि मुकसिम का दिल चाहा कि अपना सर दीवार में दे मारे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी, इतनी नाराज़गी ज़ाहिर करने के बाद भी इस लड़की को अभी तक अकल नहीं आई थी। अभी तक वो यही सोच रही थी कि मुकसिम उसे तकलीफ़ देना चाहता था, जबकि वो तो उसकी तकलीफ़ की वजह से ही उससे दूर हुआ था, क्योंकि उससे उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। और अगर वो अलीसा के सामने रहता तो ज़रूर ऐसे सख्त अल्फाज बोल देता जिससे अलीसा बर्दाश्त न करती और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। और यहाँ पर मुहतरमा का दिमाग ही उल्टा चल रहा था। शराफत के साथ यहाँ से उठकर अंदर चली जाओ, वरना तुम्हारे कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाने से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा। मुझसे मलीसा का बाजू पकड़ते उसे खुद से अलग करते हुए सख्त तरीन लहजे में बोला। मैं शराफत के साथ क्यों जाऊं? मैं आपके साथ जाऊंगी। आप मेरे शोहर हैं, शराफत नहीं। अलीसा मुकसिम की गर्दन में दोबारा बाजू सख्ती से हायल करती हुई बोली, जबकि मुकसिम का जी जा रहा था या तो अपना सर फाड़ दे या फिर उस मोहतरमा को तो कुछ बोल ही नहीं सकता था। सॉरी ना, माफ़ कर दें प्लीज़। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, पक्का वादा। अलीसा मुकसिम की गर्दन से चेहरा निकालते मुकसिम की तरफ देखती हुई आंखों में आंसू लिए मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। और यहाँ मुकसिम मीर अहमद बेबस हुआ था। यहाँ पर उसका दिल चाहा था कि अपनी तमाम नाराज़गी को चूल्हे में झोंक कर
अपनी जान को अपनी पनाहों में भर ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अलीसा 2 बार ये हर गलती कर चुकी थी और वो इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा ऐसी नादानी करे, इससे चेहरे पर संजीदगी और सख्त लहजा अपनाए रखा था। मैंने बोला था ना कि मैं बार बार गलती माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ, और तुमने ये एक गलती एक बार नहीं बार बार की है, और मैं असूल पसंद इंसान हूँ। बेहतर यही है कि बेकार की मेहनत छोड़ो और चुपचाप जाकर सो जाओ। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते सख्त लहजे में बोला, मैं नहीं जाऊंगी, आप जो मर्जी कर ले। अलीसा जैसे जिद लगाकर बैठ गई थी कि मुक्सिम को मना कर ही रहेगी, वरना यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। मुक्सिम दांत पीसते हुए बोला, आप कर ले सकती, मगर मैं नहीं जाऊंगी। अलीसा के आंसू अब मुक्सिम के हाथ पर गिर रहे थे। मुक्सिम ने एक बेबस सी निगाह उसके चेहरे पर दौड़ाई, जिसकी हिचकियां बन गई थीं। मुक्सिम ने नरमी से अलीसा की कमर में हाथ डालते उसे अपने करीब किया। क्यों खुद को तड़पा रही हो मेरी जान? जब गलतियां करती हो तो नाराजगी बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखा करो। मुक्सिम अपनी उंगलियों के पोरों से नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मैं नहीं, आप तड़पा रहे हैं नाराज होकर, दूर रहकर। अलीसा सूसू करती बोली, और इस वक्त मुक्सिम को इतनी प्यारी लगी, उसका जी चाहा उसे वो खुद में संभाले। मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, मगर आप तो ऐसे ना करें। अलीसा अपने आंसू से भरी आंखें उठाकर मुक्सिम की जानिब देखती हुई बोली, जबकि मुक्सिम को उसकी डार्क ब्राउन आंखों में आंसू का समंदर देखकर अपना आप उसमें डूबता हुआ महसूस हुआ। मुक्सिम बगैर कुछ बोले एकदम से अलीसा को खींचकर खुद में खींचता था, और ये उसकी नाराजगी की आखिरी हद थी। इसके अलावा वो उसे तड़पा नहीं सकता था। तुम जानती हो कि तुमने मुझे डर की किस दहलीज पर लाकर खड़ा किया था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता मेरी जान तो बताओ मैं क्या करता। मुक्सिम अलीसा को खुद में भींचे हुए बोला, "म- मैं।" अलीसा ने मुक्सिम से अलग होते ही कुछ बोलना चाहा। "श्श!" मुक्सिम ने उसके गुलाबी होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवाया। कुछ मत बोलो, सिर्फ मुझे सुनो। मुक्सिम उसकी नम आंखों पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला, जो रोने की वजह से सुर्ख पड़ चुकी थी और सूज भी चुकी थी। तुमने अपनी नादानी में सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि हमारे आने वाले बच्चे की जान भी खतरे में डाली थी। इस वक्त अगर मुझसे कोई पूछता कि मैं अजियत की किस इंतहा पर हूं तो शायद मैं लफ्ज़ों से बयान न कर पाता। तुम खुदा का दिया हुआ अनमोल तोहफा हो मेरे लिए, मगर तुम ही मुझसे दूर चली गई तो बताओ मैं जिंदा रह सकूंगा क्या? ये सांस चल सकेंगी क्या जिनकी मकीन तुम हो? मुक्सिम उसके चेहरे पर जा बेजा अपना लम्स छोड़ता हुआ बोल रहा था। मुक्सिम के अल्फाजों ने लेस्या को तड़पने पर मजबूर कर दिया था। उसे तड़प कर मुक्सिम की तरफ देखा था। वो क्या बातें कर रहा था? खुदा ने मुझ पर बहुत नवाजिशें की हैं। हर बार मुझे वो अता किया जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं होती। इसके लिए मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। मेरे रब ने तुम्हारी जान 2 बार बख्शकर मुझे पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और मैं अपने खुदा का एहसानमंद हूँ। लेकिन अपनी नादानियों से जो जुल्म तुम खुद पर और मुझ पर करती हो उसका मदावा कौन करेगा? मुक्सिम उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल कर रहा था, जबकि अलीसा के पास उस सवाल का कोई जवाब ना था। इससे वो अपनी नसें झुका गई थी। आप मुझसे दूर मत हुआ करें, मुझे मेरी जान जाती हुई महसूस होती है। अलीसा ने नसें झुकाते हुए ही मुक्सिम को जवाब दिया था। मैं तुमसे एक दिन दूर रहा, तुम्हारा शिकवा करना बनता है, मगर मुझे अपनी गलतियों का मदावा करना अच्छे से आता है। मुक्सिम अलीसा को गहरी नसों से देखता हुआ बोला, और फिर ऐसे ही उसे अपने बाजू में उठाए उठ खड़ा हुआ और उससे कमरे में लाकर नरमी से बेड पर लिटाया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी मोहब्बत की इंतहा क्या है। मुक्सिम ने बोलते बगैर अलीसा को समझने का मौका दिए उसके होंठों को अपने सख्त गिरफ्त में लिया था, जबकि उसके लम्स में जुनूनियत शिद्दत महसूस करते अलीसा कांपी थी। मगर मुक्सिम को दूर खुद से बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि उसे खुद से दूर करके मज़ीद नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसी सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी, उसकी गर्दन में बाजू हायल कर दी, मुक्सिम को अपना आप सौंप गई, जबकि मुक्सिम ने उसे किसी गुड़िया की तरह खुद में समेटा था और अपने हर अंदाज से बताया था कि वो उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। वक्त को जैसे पड़ लग गए थे। अलीसा की प्रेगनेंसी का चौथा महीना शुरू हो चुका था और सब मिलकर उसका बेहद ख्याल रख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इफ़रा और जानसेब की तरफ से अब तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली थी। लेकिन इस सब का किसी को कोई एतराज़ नहीं था कि ये अल्लाह की देन होती है, इंसान का इसमें कोई बस नहीं चलता। सभा तबीयत कुछ बेहतर होने के बाद हवेली आई और सबसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगी। उससे बहुत रो रो कर सबसे माफ़ी मांगी थी। उसका कहना था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उससे जाने अनजाने में शैतान के बहकावे में आकर ये गलतियाँ सर अंजाम दे दी। उससे रुख मत मोड़े, लेकिन उसे माफ़ कर दें।
सवा की बात पर अलीसा ने तो उसे फ़ौरन ही माफ़ कर दिया था। उसका कहना था कि इंसान ही है जो गलतियाँ करता है और मैं तो आप सबके सामने सही सलामत खड़ी हूँ, ये भी सवा की वजह से ही है। उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया, मुझे लगने वाली गोली खुद अपने सीने पर खाई। इससे नाराज़ होना या किसी बात का कोई भी गिला करना नहीं बनता। सवा मेरी बहनों की तरह है, जैसे मुझे इफ़रा, आयशा और मरियम अज़ीज़ हैं, वैसे ही मुझे सवा भी है। अलीसा ने मुस्कुराकर 1 मिनट में सवा को माफ़ कर दिया था, जबकि अलीसा के माफ़ कर देने के बाद घर वालों का कोई भी एतराज़ करना नहीं बनता था। इससे सब ने दिल बड़ा करते हुए सवा को माफ़ कर दिया और उसकी गलती पर पर्दा डालकर उसे दोबारा बेटी की तरह अपना लिया। और अब सभा की मंगनी उसके मामू के बेटे से तय हो गई थी। मंगनी के बाद उसका निकाह होना था और उसके बाद उससे मुल्क से बाहर चले जाना था। सभा को अपनी गलती का बहुत पछतावा था, इसलिए उससे अपने ज़हन से मुहसिन का ख्याल निकाल कर अपना ज़हन बिल्कुल साफ कर लिया और अब उसके ज़हन में सिर्फ एक शख्स के लिए मोहब्बत पैदा हो सकती थी, उसके लिए जो कि उसका महरम होगा। इन 4 महीनों में अलीसा ने मुहसिन को दिखने का नाच नचाया था। पहले तक तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। जब मर्ज़ी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी और हद-हद दर्जा ख़राब रहती थी, मगर कुछ हफ़्तों से उसकी तबीयत सँभल चुकी थी। शायद ये स्टार्टिंग के डेज़ की वजह से ऐसा था, मगर जब से उसकी तबीयत सँभली थी, तब से उसने मुज़िम के नाक में दम कर रखा था। वो 1 मिनट भी उसे सुकून का साँस नहीं लेने देती थी। अगर वो उस पे ज़रा-सी भी सख्ती करने की कोशिश करता, तो फ़ौरन उसे आँखों में आँसू लिए उसकी तरफ देखती और बस फिर वो आखिरी हथियार था जो अलीसा बहुत महारत से इस्तेमाल करती थी। रात से 3 बज रहे थे जब अलीसा एकदम से उठकर बैठ गई। उसे घबराहट सी हो रही थी। कुछ देर लंबे-लंबे सांस लेती वो खुद को पुरसुकून करने लगी। फिर उसने मुहसिन की तरफ देखा जो गहरी नींद सो रहा था। मीर उठे। अलीसा मुहसिन के बाजू को हिलाती हुई बोली, मगर वो नहीं उठा। उठे मीर, मेरी बात सुने। अलीसा ने दोबारा कोशिश की तो मुहसिन जो गहरी नींद सो रहा था हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझसे मलीसा का जायज़ा लेते हुए बोला, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि रात के वक्त उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से मुहसिन नींद में भी मुहतात रहता था कि उसकी एक आवाज़ पर फ़ौरन उठ खड़ा होता, जिसकी वजह से उस बेचारे की नींदें ही उड़ गई थीं। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कैरी ला कर दे। अलीसा मुहसिन की तरफ देखती हुई बोली। क्या? मुहसिन को शायद समझ नहीं आई थी। मैंने बोला है मुझे कैरी ला कर दे। कैरी मतलब कच्चा आम। अलीसा ने जिस तफसील बताई तो मुहसिन ने गर्दन घुमाकर घड़ी की तरफ देखा जो रात के 3 बजा रही थी। बेगम, रात के 3 बजे मैं तुम्हें कहाँ से कैरी ला कर दूं? मुहसिन ने अलीसा की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, आपके तो इतने सारे बाग हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ला कर दे अभी और इसी वक्त। अलीसा जिद करते हुए बोली। मेरी जान, बात को समझो। कुछ और खा लो, क्या चाहिए बताओ, मैं नीचे किचन से लेकर आता हूँ। लेकिन इतनी रात को कैसे जाऊं मैं बाग में? मुहसिन ने अलीसा को समझाना चाहा, क्योंकि सच तो ये था कि वो नहीं जानता था कि उनके कौन से बागात में कच्चे आम लगे होंगे, क्योंकि उसने इस पर कभी गौर नहीं किया था। ये सब तो जान से भी जानता था। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कैरी ही खानी है। मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी ला कर दे। अलीसा मुहसिन की तरफ देखती नवी में सर हिलाते हुई बासित लहजे में बोली, तो मुहसिन ने सर दा भरी और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट खींचकर ठीक करता अपना फ़ोन उठाता कमरे से बाहर निकल गया। अब मुहतरमा की बात तो माननी ही पड़नी थी, वरना सारी रात उससे ना तो खुद सोना था और ना ही उसे सोने देना था। मुहसिन कमरे से निकलकर बाहर आया, उससे अपने फ़ोन पर जहांसेब का नंबर मिलाया। मुसलसल 4 बार कॉल करने के बाद 5वीं बार कॉल उठा ली गई। मेरी बात सुन, हवेली के गेट पर आ, मैं उधर तुम्हारा खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। मुहसिन ने बोलकर कॉल जहांसेब की बात सुने बगैर ही बंद कर दी, जबकि नींद टूटने की वजह से जहांसेब ने मोबाइल को घूरकर देखा और फिर एक नज़र अपने हज़ार में गहरी नींद सोई इफ़रा को देखा। मोहब्बत से उसकी परेशानी को चूमता आहिस्ता से उसका सर तकिए पर रखता हुआ उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। तुझे जरा शर्म और तमीज नाम की चीज नहीं है? अब मैं अकेला नहीं, बीवी वाला बंदा हूँ। रात को डिस्टर्ब करने से पहले 100 बार सोचा करो। जहांसेब मुहसिन के करीब आता उसे घूरते हुए बोला। ज्यादा हवाओं में मत उड़ो और चल मेरे साथ बाग में। मुहसिन उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए बोला। क्या मतलब है तेरा? इतनी रात को बाग में क्या लेने जाना है? जहांसेब को हैरत हुई उसकी बात सुनकर। बताता हूँ, बैठ गाड़ी में। मुहसिन जहांसेब को इशारा करता गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। बता, अब क्या बात है? जहांसेब मुहसिन की जानिब देखते हुए बोला। यार, तेरी भाभी को कैरी चाहिए थी और वो जिद कर रही थी। इससे मुझे नहीं पता था कि कौन से बाग में कहाँ कैरी होगी। इससे तुझे थोड़ी सी तकलीफ थी। मुहसिन गाड़ी अपने बाग की तरफ बढ़ाते हुए बोला। क्या मतलब है तेरा? तूने बस चंद कच्चे आमों के लिए मेरी नींद खराब की?
जहांसेब ने मुक्सिम को घूरा। अपनी बीवी की खातिर तेरी तो क्या पूरे गांव की नींद हराम कर सकता हूँ। मुक्सिम मुस्कुराकर बोला तो जहांसेब जल के रह गया। पक्का जनमरीद है तू। जहांसेब दांत पीसते हुए बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी गरूर नहीं किया। मुक्सिम की मुस्कुराहट दबा देने वाली थी और जहांसेब तब भी क्या था, उससे बगैर जवाब दिए सामने की तरफ देखने लगा। इस बंदे से तो वो बहस बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये तो अपनी बीवी के पीछे पागल था और पागलों के पीछे पागल नहीं हुआ जाता। ये मुक्सिम की सोच थी। बाग से आम लेने के बाद वो दोनों घर वापस आ गए थे। मुक्सिम ने जहांसेब को बगैर शुक्रिया बोले अपने कमरे की जानिब चला गया, जबकि जहांसेब दिल ही दिल में मुक्सिम को हजार सलावातें सुनाता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। मुक्सिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलीसा बेड पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। मुक्सिम ने मुस्कुरा के दरवाज़ा बंद किया और चलता हुआ उसके पास आया। वो कच्चे आमों का शॉपर उसके सामने रखा, जिसे देखते ही अलीसा तो खुशी हो गई। बेगम, खा क्यों नहीं रही? खाओ। मुक्सिम सुकून से बेड ग्राउंड से टेक लगाकर अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, आप में जरा मैनर्स नहीं है। पहले इसको धोकर लाएं, साथ एक छुरी और प्लेट भी लेकर आएं और मुझे काट कर दें, फिर मैं खाऊंगी। और चाट मसाला भी लेकर आना है साथ। मुक्सिम की तरफ देखती हुई अलीसा बोली तो मुक्सिम ने हैरत से अलीसा की तरफ देखा। ये काम भी मुझे करने थे? मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मैं जाऊं? अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली। नहीं, रहने दो बेगम, मैं खुद ही जाता हूँ। मुक्सिम अलीसा के आगे से कैरी का शॉपर उठाते हुए बोला और कदम किचन की जाने बढ़ाए, जबकि अलीसा ने मुक्सिम के पीछे से बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। मगर मुक्सिम के जाते ही उसका जोरदार कहकर कमरे में गूंजा। जो कमरे के कुछ फासले पर जाते मुक्सिम ने वहाँ आसानी सुना था, यानी वो उसकी हालत से लुफ्तंदोज हो रही थी। उसे तंग करके उसे कुछ ज़्यादा ही मजा आ रहा था, जबकि मुक्सिम तो खुद हैरान था। जो शख्स एक गिलास पानी तक न पीता था, शादी होने के बाद अपनी बीवी की खिदमत सर अंजाम दे रहा था, है ये भी उसकी बेतहाशा मोहब्बत ही थी। मुक्सिम मुस्कुराया और किचन में चला गया। अनीसा के कहे के मुताबिक मुक्सिम ने कैरी धोकर नफासत से प्लेट में काट कर रखी, साथ चाट मसाला रखकर ट्रे तैयार करके कमरे में लेकर आया तो देखा वो वहीं पर बैठी सामने एलईडी पर चलने वाली मूवी बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। ये लें बेगम, अब खाएं इसे और सुकून से सो जाएं और मुझे भी सोने दें। मुक्सिम अलीसा के आगे ट्रे रखते हुए बोला और अपनी साइड पर आते नीम दराज हो गया। थैंक यू, अलीसा मुस्कुरा कर बोली और ट्रे खिसकाकर अपने आगे करती मज़े से कैरी खाने लगी और साथ साथ मूवी भी देखने लगी, जबकि मुक्सिम बड़ी फुर्सत से अलीसा के चेहरे की एक्सप्रेशन देखने में मसरूफ था, जो पूरी मूवी में डूबी हुई थी। बस अब मुझे आइसक्रीम ला कर दे। अलीसा तकरीबन हाफ प्लेट खाने के बाद ट्रे खिसकाती मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि मुक्सिम की आंखें जो नींद की वजह से बंद हो रही थी, अलीसा की बात पर पूरी की पूरी खुल गई। ऐसी चीजें इतनी ज्यादा मत खाओ बेगम, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। मुक्सिम ने अलीसा को टोका। नहीं होगा, आप मुझे ला कर दे। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती हुई बोली। हरगिज नहीं बेगम, अभी तुमने कैरी खाई है, ये क्या कम खट्टी होती है जो मैं तुम्हें अब आइसक्रीम भी ला कर दूं ताकि तुम्हारा गला पकड़ में आ जाए और फिर तुम खांसी रहो? हरगिज नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अगर तो तुम्हें खाना खाना है या फ्रूट्स वगैरह तो मैं तुम्हें अभी ला देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला। नहीं ना, कुछ नहीं होता, आप ला देना। अलीसा मुक्सिम की जानिब देखते हुए बोली, मगर आगे से मुक्सिम की घूरी देखते हुए मिनमिनाई। बोला ना नहीं तो मतलब नहीं, अब फजूल जिद करना बंद करो। मुक्सिम संजीदगी से बोला। वो जानता था कि प्यार की जुबान तो उससे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि आपने मुझ पर कितने जुल्म किए हैं। अलीसा मुक्सिम की जानिब देखती मुंह बसोड़ते हुए बोली, जबकि उसकी अचानक बदलती टोन को मुक्सिम ने हैरत से देखा था। मैंने जुल्म किए हैं? मुक्सिम हैरान हुआ उसकी बात पर। जी हाँ, अलीसा हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली। कौन सा जुल्म कर दिया मैंने? मुक्सिम की तो हैरत ही खत्म नहीं हो रही थी। मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि उनके पापा ने उनकी मामा से ज़बरदस्ती निकाह किया था। मुझसे हनीमून का बोल कर मुझे हनीमून पर भी नहीं लेकर गए। आज तक कभी बाहर डिनर तक नहीं करवाया मुझे। मुंह दिखाई के अलावा कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया और मुझे नॉवेल्स का लारा लगाकर नॉवेल्स भी नहीं लेकर दिए। और अब तो मेरे खाने पीने पर भी एतराज़ करते हैं। अलीसा मुंह के डिज़ाइन बनाती नॉन स्टॉप बोल रही थी, जबकि मुझसे मुंह खोले हैरत से अपनी बीवी की जुल्म की दास्तान सुन रहा था। खुदा का कुछ खौफ करो बेगम, मैं तुम्हें खाने पीने पर क्यों इतराज़ करूंगा? सिर्फ तुम्हें उन चीज़ों से मना करता हूँ जो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। और रही बात हनीमून की, वो तो मैं तुम्हें बेबी होने के बाद ले ही जाऊंगा। और दूसरी बात नॉवेल्स की, वो सुबह ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। और तीसरी बात डिनर करवाने की, तो वो जब तुम बोलोगे मैं तुम्हें तब ले जाऊंगा। और आखिरी बात ज़बरदस्ती के निकाह की, तो वो दाग के लिए बेगम। इस बात को छोड़ो, हमारी शादी हो गई थी ना तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक।
मुक्सिम ने एक ही बार में तफसील से उसे सारे जवाब दे दिए थे। ठीक है, फिर हम कल चलेंगे डिनर पर। अलीसा मुस्कुराकर बोली तो मुक्सिम ने उसे नरमी से अपने हाथ साथ में लिया। जो मेरी बेगम का हुक्म। मुक्सिम उसके गाल पर लब रखते हुए बोला तो अलीसा मुस्कुरा दी। मीर। अभी उन्हें लेटे थोड़ी ही देर हुई थी जब अलीसा ने मुक्सिम को पुकारा। हम्म। मुक्सिम ने आंखें बंद किए ही जवाब दिया। हमारी बेबी का क्या नाम होगा? अलीसा सर ऊंचा करती मुक्सिम की तरफ देखती एक हाथ मुक्सिम की गाल पर रखती हुई बोली तो मुक्सिम ने आंखें खोलकर अलीसा की तरफ देखा। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पहली औलाद हमें बेटी दे, और अगर अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा तो उसका नाम मैं अनाया रखूंगा। मुक्सिम अलीसा की पेशानी चूमते हुए मुस्कुराकर बोला। और अगर बेटा हुआ तो? अलीसा ने मुक्सिम की तरफ देखते अगला सवाल किया। बेटा हुआ तो उसका नाम तुम रखना। मुक्सिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्यों, आपको बेटा पसंद नहीं? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती हुई बोली। किसने कहा मेरी जान कि मुझे बेटा नहीं पसंद? हमारी औलाद के हिस्से में बेटा हो या बेटी, मुझे दोनों ही दिलो जान से अजीज होंगे। मगर जो मेरी बेटी होगी उसे मैं अपनी रूह में बसा कर रखूंगा। वो मेरे बेहद करीब होगी। तुम्हारे बाद अगर किसी से मैं बेतहाशा मोहब्बत करूंगा तो हमारी बेटी होगी। फिर भी मेरे लिए मोहब्बत के अव्वल दर्जे पर हमेशा तुम रहोगी। मुक्सिम अलीसा के चेहरे के एक एक नकोश को अपने बेकरार लबों से चूमते हुए बोला। तुम्हें पता है बेटी रहमत क्यों कहलाई गई है? क्योंकि बेटी की मोहब्बत बेतहाशा होती है। वो इतनी मोहब्बत जिंदगी में किसी शख्स से नहीं करती जितनी वो अपने बाप से करती है। और ये बात तुम बेहतर जानती होगी कि एक बेटी के लिए उसके बाप क्या होता है। बस मुझे अपनी बेटी की वो मोहब्बत चाहिए। मुझे पता है अगर मेरा बेटा होगा तो वो भी मुझसे मोहब्बत करता होगा, लेकिन मेरी बेटी की मोहब्बत खालिस होगी और सिर्फ मेरे लिए होगी। मैं उसके लाड उठाऊंगा, नखरे उठाऊंगा। वो जो बोलेगी वो मानूंगा। मैं थका हारा जब घर वापस लौटूंगा तो आगे से वो खिलखिलाती हुई दौड़ती हुई मेरे करीब आएगी और बाबा बोलती मेरे गले से लिपट जाएगी। उस पल मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे अपनी सारी थकन में उस घर की दहलीज पर छोड़ आया हूँ, और मुझे इस एहसास का बेसब्री से इंतजार है। मेरी खुदा से शिद्दत से दुआ है कि खुदा मुझे बेटी से नवाजे। मुक्सिम अलीसा को खुद में भींचते हुए बोला तो अलीसा मुस्कुराती मुक्सिम की बाहों में सुकून से आंखें मूंद गई। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और अलीसा की डिलीवरी डेट भी मिल चुकी थी। उन्हें कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ था कि उनके घर में एक नहीं दो बच्चों की आमद होने वाली है, जिसे सुनकर हवेली की दीवारें भी खुशी से झूम उठी थीं। हर इंसान इतना खुश था कि उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी, जबकि अलीसा को कोई भी एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। हर वक्त वो नीचे बीजान के कमरे में मौजूद होती थी, जबकि अपने कमरे में वो रात के वक्त ही जाती थी। जब मुक्सिम ऑफिस से वापस आता तो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता था, क्योंकि उसे ज़्यादा चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, उतरने से मना किया गया था। डॉक्टर से बताया था कि लीसा की मेंटल हेल्थ काफ़ी बेहतर है, मगर उससे बहुत कमज़ोरी है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था। उनका कहना था कि वो नॉर्मल डिलीवरी हैंडल नहीं कर पाएगी, जो कि उनके ट्विन्स हैं। इससे उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि वो उसकी जान खतरे में मत डालें। अलीसा की कमज़ोरी को देखते हुए बीजान सारा दिन उसे फ्रूट्स, देसी घी से बनी बहुत सारी लवाजमात खिलाती रहती थीं, जबकि अलीसा तो अब ये खा खा कर तंग आ चुकी थी। जब वो मुक्सिम से किसी चीज़ की फरमाइश करती तो मुक्सिम भी आगे से उसे घूर कर चुप करवा देता, तो वो मुंह बनाकर नाराज़ होकर सो जाती, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया था कि लीसा को ऐसी चीज़ों से दूर रखना है। मगर वो बार बार उन्हीं चीज़ों का जिक्र करती थी, वही चीज़ें खाने को मांगती थी। इससे घर वालों को उस पर सख्ती करनी पड़ रही थी। बाकी सबके सामने तो वो कुछ नहीं बोलती थी, मगर मुक्सिम के सामने वो बोलने से पास नहीं आती थी। उसके सामने वो बहुत जिद करती थी और कभी कभी मुक्सिम उसकी बात मान भी लेता था। आखिर को उससे नाराज़ करके उससे जाना कहाँ था। उसके अलावा मुक्सिम हर रोज़ उसके हाथों की और पाँव की मालिश करके सोता था। लीसा के हज़ार बार मना करने के बावजूद भी मुक्सिम आज तक इस हरकत से बाज ना आया था, क्योंकि उसका कहना था कि औलाद भी वो उसकी ही पैदा कर रही है और उसका ख्याल रखना बनता है। लीसा बहुत बार मना करती थी कि वो उसके पैरों को हाथ न लगाए, मगर मुक्सिम उसकी एक बात नहीं सुनता था। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता था कि तुम्हारे पैरों को हाथ लगाना मेरे लिए कोई गुनाह कबीरा नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो ये फ़र्ज़ वाली बात है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। आखिर तुम मेरी नस्ल पैदा करने जा रही हो, तुमने इतनी तकलीफ सहन की है और आगे करके मेरी नस्ल को पैदा करना है। मगर लीसा शायद इस बात को नहीं समझती थी। वो अपने पैरों को मुक्सिम के हाथ लगाना अच्छा नहीं समझती थी। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे, जब अलीसा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मुक्सिम सामने सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप लिए अपने काम में बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। अलीसा ने करवट बदली और मुक्सिम को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगी।
वो यकटक सिर्फ उसे ही देखी दी जा रही थी, जो अपने काम में गालिब इतना मसरूफ़ था कि आसपास की कुछ होश नहीं थी। मुहसिन कुछ देर से अलीसा की नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, मगर उससे कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। जल्दी-जल्दी अपना काम ख़त्म किया और एक गहरा साँस रिसा के सपुर्द किया, जबकि अलीसा की नसें अभी भी सिर्फ मुहसिन पर टिकी थीं। अलीसा की नसें मुसलसल खुद पर महसूस करते मुहसिन मुस्कुराया और अपना लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा। नसें उठाकर अलीसा की जानिब देखा, जो उससे ही देख रही थी। क्या देख रही हूँ? मुहसिन अलीसा की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अलीसा ने मध्यम आवाज़ से मुहसिन को बोला, तो मुहसिन की धड़कनें एकदम मुंतशिर होकर रह गई थीं। कुछ पल तो अलीसा को देखता ही रहा, फिर उठकर उसके करीब आया। और तुम मुझे यूं मोहब्बत भरी नजरों से देखती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। मुहसिन अलीसा की जानिब झुकते हुए बोला और नरमी से उसकी पेशानी पर लप रखे, और अभी वो वापस से सीधा होने ही लगा था। अलीसा ने उसकी गर्दन में बाजू हायल करते उसे दोबारा खुद पर झुकाया। क्या हुआ? मुहसिन उसके माथे से बाल पीछे करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरे पास रहें, बस। अलीसा किसी छोटे बच्चे की तरह बोली तो मुझसे मुस्कुराकर उसके बाजू अपनी गर्दन से हटाए उसके पहलू में ही लेट गया और उसे अपने हसार में लिया। तो अलीसा ने अपना सर मुहसिन के सीने पर रख दिया। तबीयत ठीक है मेरी जान की? मुहसिन अलीसा का सर चूमते हुए बोला, हम्म, आप पास हैं तो ठीक है। अलीसा आंखें बंद करती हुई बोली तो मुहसिन भी मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां चलाता आंखें मूंद दिया। मुहसिन ऑफिस के लिए तैयार होकर आया तो बेड पर अलीसा ऐसे सोती हुई मिली। वो अभी तक सो ही रही थी। उसे देखकर मुझसे मुस्कुराया और वहीं पर खड़ा होकर बड़ी फुर्सत से देखने लगा। अलीसा का भरा भरा वजूद, उसके चेहरे पर नजर आने वाला नूर, जो शायद ममता का रूप था, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। जब मुहसिन को मालूम हुआ कि उसकी डिलीवरी में काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं, तब वो बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर तो एक बेबी होता तो वो आसानी से हैंडल कर लेते, मगर यहाँ पर ट्विंस हैं और दोनों की ज़िंदगियाँ बचाना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। यही नहीं, सबसे ज़रूरी उनके लिए अलीसा की जान बचाना था। इससे उन्हें मुहसिन से प्रॉपर परमिशन ली थी इस चीज़ की। जब भी अलीसा को तकलीफ़ महसूस हो तो फ़ौरन उसका ऑपरेशन किया जाए, जिसके लिए बहुत सोचने के बाद मुहसिन ने पेपर साइन कर दिए थे, क्योंकि बीजान का कहना था नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है। लेकिन अलीसा के लिए खतरा थी, इससे उसने वही चुना जिसमें आसानी थी। उसने पूरी बात घर वालों को अभी भी नहीं बताई थी। ये बात उसके दिल में दफन थी कि लीसा की डिलीवरी में अभी भी काफ़ी क्रिटिकल आ रही हैं। उसके दिल में बहुत डर था। हर रोज़ उसके दिल में ये डर बैठा हुआ था कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए, कहीं अलीसा को कुछ ना हो जाए। किसी भी सूरत वो अपने बच्चों की या अलीसा की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अभी भी वो अलीसा को जब तक देखने में मसरूफ़ यही सोच रहा था।